एक बाग के दो फूल। सूर्यगढ़ के वैभवशाली राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी माया के आंगन में दो जुड़वां राजकुमारियों ने जन्म लिया। वे एक दूसरे का ऐसा प्रतिबिंब थीं कि कई बार उनकी अपनी मां भी धोखा खा जाती। बड़ी का नाम अनन्या रखा गया, जिसका अर्थ था अद्वितीय, और छोटी का नाम सुनैना, जिसका अर्थ था सुंदर आंखों वाली। दोनों ही नाम उन पर पूरी तरह से खरे उतरते थे। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी बाहरी समानता के भीतर छिपी स्वभाव की भिन्नता उजागर होने लगी। अनन्या का स्वभाव शांत और निर्मल था। उसे महल के सुनहरे गलियारों से अधिक बगीचे की गीली मिट्टी की सुगंध प्रिय थी। वह अपना समय प्रकृति के रहस्यों को जानने, वैद्य से जड़ी बूटियों का ज्ञान लेने और महल के कर्मचारियों के बच्चों के साथ खेलने में बिताती थी। उसके हृदय में करुणा का सागर था। उसके लिए पद या धन का कोई मूल्य नहीं था, केवल इंसान और उसके भाव का महत्व था। वह विनम्र थी और हर किसी से प्रेम से बात करती थी, जिससे वह सबकी प्रिय बन गई। इसके विपरीत सुनैना को अपने राजकुमारी होने का बहुत अभिमान था। उसका मानना था कि उसका जन्म केवल आदेश देने और दुनिया के ऐशो आराम भोगने के लिए हुआ है। उसका अधिकांश समय कीमती वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार करने और दर्पण में अपनी सुंदरता निहारने में बीतता था। वह आम लोगों से घृणा करती थी और उन्हें खुद से बहुत तुच्छ समझती थी। मेहनत करना उसकी नजर में छोटे लोगों का काम था। उसका अहंकार उसकी सुंदरता पर एक पर्दे की तरह था, जो उसके भीतर की इंसानियत को ढके हुए था। राजा विक्रम सिंह अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करते थे, पर सुनैना का घमंड उन्हें चिंतित करता था। वे अक्सर रानी से कहते, माया, शासक का असली श्रृंगार उसके गुण होते हैं, सोने के आभूषण नहीं। अनन्या जमीन से जुड़ी है, पर सुनैना का अहंकार एक दिन उसे ही चोट पहुंचाएगा। रानी हमेशा यह कहकर बात टाल देती कि समय उसे सब सिखा देगा। समय बीता गया और राजकुमारियां विवाह योग्य हो गई। उनकी सुंदरता और सूर्यगढ़ की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। जल्द ही महल के द्वार पर दो अलग अलग राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आए, जो अपने साथ दो अलग अलग तकदीरें लेकर आए थे। दो रास्ते, दो तकदीरें। राजमहल में आए दो विवाह प्रस्तावों ने दोनों राजकुमारियों के भविष्य की दिशा तय कर दी। पहला प्रस्ताव रत्नागिरी के विशाल और शक्तिशाली राज्य से था। रत्नागिरी का नाम ही उसकी अमीरी का पर्याय था। वहां सोने और हीरे की खदानें थीं। वहां के राजकुमार सूर्य प्रताप अपने शाही ठाट, बाट और खर्चीले स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। रत्नागिरी का वैभव किसी स्वर्ग की कल्पना जैसा था, लेकिन यह भी कहा जाता था कि राजकुमार सूर्य प्रताप बेहद घमंडी और अपनी प्रजा के प्रति लापरवाह हैं। दूसरा प्रस्ताव चंद्रपुर नाम के एक छोटे लेकिन सम्मानित राज्य से आया था। चंद्रपुर रत्नागिरी की भव्यता के सामने एक गांव जैसा था। वहां सोने की चमक नहीं, बल्कि खेतों की हरियाली थी। वहां के राजकुमार विक्रम अपनी सादगी, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनका महल आलीशान नहीं, पर शांति और सद्भाव से परिपूर्ण था। जैसे ही सुनैना ने रत्नागिरी के वैभव के बारे में सुना, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। यही तो वह जीवन था जिसका उसने सपना देखा था। उसने अपने पिता के पास जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, मैं केवल राजकुमार सूर्य प्रताप से ही विवाह करूंगी। मुझे रत्नागिरी की महारानी बनना है। राजा ने उसे राजकुमार के स्वभाव के बारे में आगाह करने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने उनकी एक न सुनी। मुझे गुणों से कोई मतलब नहीं, उसने कहा, मुझे बस धन और शक्ति चाहिए। राजा अपनी बेटी की जिद के आगे विवश हो गए। इसके बाद उन्होंने अनन्या से चंद्रपुर के प्रस्ताव के बारे में बात की। उन्होंने पूरी ईमानदारी से उस राज्य की सादगी और राजकुमार विक्रम के गुणों का वर्णन किया। अनन्या ने शांति से सब कुछ सुना। उन्होंने अनन्या से चंद्रपुर के प्रस्ताव के बारे में बात की। उन्होंने पूरी ईमानदारी से उस राज्य की सादगी और राजकुमार विक्रम के गुणों का वर्णन किया। अनन्या ने शांति से सब कुछ सुना और विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपने ही सिखाया है कि असली धन चरित्र में होता है। यदि राजकुमार विक्रम एक नेक इंसान है, तो मुझे उनकी पत्नी बनने में गर्व होगा। महलों की ऊंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन साथी के व्यक्तित्व की ऊंचाई होती है। राजा का हृदय अपनी बेटी की समझदारी से भर गया। जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सुनैना की तैयारियों की भव्यता की कोई सीमा नहीं थी। उसने दुनिया के सबसे महंगे वस्त्र और आभूषण बनवाए और दहेज में राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा मांग लिया। उसकी हर हरकत से उसका अहंकार झलक रहा था। वहीं अनन्या की तैयारियां सादगी और प्रेम से भरी थी। उसने अपने दहेज के लिए निर्धारित धन से राज्य में गरीबों के लिए एक अन्न भंडार और एक पाठशाला का निर्माण करवाया। उसने कहा,
ज्ञान और भोजन का दान ही एक राजकुमारी का सच्चा दहेज है। आखिरकार विवाह का दिन आया। दोनों बारातें पहुंची। एक में शक्ति और धन का प्रदर्शन था, तो दूसरी में सादगी और अनुशासन की झलक। विदाई के समय सुनैना की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे, जबकि अनन्या की आंखों में अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने के आंसू और एक नए जीवन की जिम्मेदारी का भाव था। एक ही आंगन से दो बहनें अपनी अपनी नई दुनिया के लिए विदा हुईं। एक ने सोने का रास्ता चुना था, दूसरी ने सेवा का। महल, दो जीवन। विवाह के बाद दोनों राजकुमारियों का जीवन दो बिल्कुल अलग अलग धाराओं में बहने लगा। रत्नागिरी पहुंचकर सुनैना की आंखें चकाचौंध से भर गईं। महल उसकी कल्पना से भी अधिक भव्य था। उसकी सेवा में सैकड़ों दासियां थीं और उसके पति राजकुमार सूर्य प्रताप ने उसे तोहफों से लाद दिया। उसका जीवन विलासिता का दूसरा नाम बन गया। देर से उठना, घंटों तक श्रृंगार करना, दावतों और मनोरंजन में दिन बिताना ही उसकी दिनचर्या थी। राज, काज और प्रजा के दुखों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य जीवन के हर सुख को भोगना था, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। सुनैना का घमंड अब 7वें आसमान पर था। वह अपनी बहन अनन्या का उपहास करती और उसे एक गरीब राज्य की साधारण रानी समझती। उसने अनन्या से सारे संबंध तोड़ लिए, लेकिन इस बाहरी चमक के पीछे रत्नागिरी का राज्य धीरे धीरे खोखला हो रहा था। महल के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रजा पर भारी कर लगाए जा रहे थे। अन्याय और गरीबी बढ़ रही थी। पर सुनैना और सूर्य प्रताप इस सच से बेखबर अपनी ही दुनिया में मदहोश थे। दूसरी ओर चंद्रपुर में अनन्या का जीवन सेवा और परिश्रम से भरा था। उसका महल सादा था, पर वहां के लोगों के दिलों में उसके लिए असीम प्रेम था। राजकुमार विक्रम के साथ मिलकर उसने राज्य की उन्नति के लिए काम करना शुरू कर दिया। अनन्या ने अपनी शिक्षा का उपयोग किसानों को खेती के नए तरीके सिखाने में किया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तकला केंद्र खोले। उसने महल के एक हिस्से में एक औषधालय बनवाया, जहां वह खुद झड़ी बूटियों से गरीबों का इलाज करती। वह और विक्रम सिर्फ शासक नहीं, बल्कि प्रजा के सेवक थे। वे लोगों के साथ मिलकर तालाब खोदते और उनके त्योहारों में शामिल होते। जल्द ही चंद्रपुर की प्रजा अपनी नई रानी को देवी की तरह पूजने लगी। उसके आने से राज्य पहले से कहीं अधिक खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गया था। अनन्या को कभी कीमती आभूषणों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अपनी प्रजा की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान ही उसका सबसे बड़ा गहना था। इस प्रकार कई साल बीत गए। रत्नागिरी का खजाना खाली हो रहा था और प्रजा में असंतोष की आग सुलग रही थी। वहीं चंद्रपुर एक छोटे लेकिन समृद्ध और खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। कई वर्षों के बाद प्रकृति ने एक भयानक परीक्षा ली। लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई। पूरे क्षेत्र में एक विनाशकारी अकाल फैल गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और चारों तरफ भूखमरी और हाहाकार मच गया। इस संकट ने रत्नागिरी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। चूंकि उन्होंने कभी भविष्य की योजना नहीं बनाई थी, उनके अन्न भंडार कुछ ही महीनों में खाली हो गए। लोग भूख से मरने लगे। मदद की उम्मीद में वे राजधानी की ओर भागे, लेकिन महल के दरवाजे उनके लिए बंद थे। सूर्य प्रताप और सुनैना, जो हमेशा अपनी ही मौज मस्ती में डूबे रहते थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी भूखी प्रजा पर और कर लगाकर उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। जल्द ही पूरे राज्य में विद्रोह भड़क उठा। इसके विपरीत चंद्रपुर इस संकट का सामना करने के लिए तैयार था। अनन्या और विक्रम की दूरदर्शिता के कारण राज्य में पानी के संरक्षण के लिए कई तालाब थे और बुरे वक्त के लिए विशाल अन्न भंडार भरे हुए थे। जैसे ही अकाल गहराया, उन्होंने तुरंत राजकोषीय अन्न भंडार जनता के लिए खोल दिए। अनन्या ने खुद सामुदायिक रसोई की कमान संभाली, जहां हर भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था थी। विक्रम ने दूर दराज के गांवों तक राहत पहुंचाने के लिए टोलियां बनाई। चंद्रपुर में भी कष्ट था, पर वहां अराजकता नहीं थी। वहां शासक और प्रजा के बीच विश्वास और एकता थी, जो उन्हें इस कठिन समय में संभाले हुए थी। अकाल ने दोनों राज्यों का असली चरित्र उजागर कर दिया। एक तरफ रत्नागिरी का सोना धूल के बराबर हो गया था और दूसरी तरफ चंद्रपुर की मिट्टी लोगों की जान बचा रही थी। रत्नागिरी में हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। भूखी और गुस्साई भीड़ ने महल को घेर लिया था। महल के अंदर सुनैना और सूर्य प्रताप असहाय और भयभीत थे। उनका सारा धन, सारी शक्ति व्यर्थ हो चुकी थी। एक रात बाहर भीड़ के नारों के बीच सुनैना अपने खाली कक्ष में अकेली रो रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसे अपने पिता की चेतावनी और अपनी बहन अनन्या का विनम्र चेहरा याद आ रहा था।
आज उसे समझ आया कि असली गरीब कौन है। उसका सारा घमंड टूटकर चूर चूर हो गया। लाचारी और पश्चाताप के आंसुओं के बीच उसने सूर्य प्रताप से कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी बहन अनन्या, हमें उससे मदद मांगनी होगी। सूर्य प्रताप को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। सुनैना ने रेशम के एक टुकड़े पर अपनी बहन के लिए एक संदेश लिखा। उसमें अपनी शान का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ माफी, पछतावा और मदद की एक दर्द भरी गुहार थी। एक वफादार सेवक अपनी जान जोखिम में डालकर वह संदेश लेकर चंद्रपुर के लिए निकला। जब वह पत्र अनन्या तक पहुंचा तो वह अपनी बहन की दुर्दशा पढ़कर रो पड़ी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। अपने पति विक्रम की सहमति से उसने तुरंत रत्नागिरी के लिए मदद भेजने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह खुद अनाज और पानी से भरी गाड़ियों के काफिले का नेतृत्व करेगी। यह एक बहन की दूसरी बहन के लिए यात्रा थी, करुणा की अहंकार की ओर और उम्मीद की निराशा की ओर। जब अनन्या का काफिला रत्नागिरी पहुंचा तो वहां की वीरानी देखकर उसका दिल भर आया। उसने तुरंत राहत कार्य शुरू करवाया। लोगों को भोजन और पानी दिया गया। अनन्या अपनी प्रजा की सेवा में लगी थी। तभी एक कमजोर आवाज ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो महल की सीढ़ियों पर फटे पुराने कपड़ों में एक स्त्री खड़ी थी, जो एक कंकाल की तरह लग रही थी। वह सुनैना थी। अनन्या दौड़कर अपनी बहन के पास गई। सुनैना अपनी बहन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं गलत थी, तुम सही थी, तुमने मुझे और मेरे राज्य को बचाया है। अनन्या ने उसे उठाकर गले लगा लिया। चुप हो जाओ दीदी, उसने कहा, हम बहनें हैं, मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना हमारा धर्म है। दोनों बहनों के आंसुओं ने उनके बीच की सारी दूरियां और कड़वाहट धो डाली। उस दिन के बाद रत्नागिरी में एक नई सुबह हुई। अनन्या कई हफ्तों तक वहीं रुकी। उसने सिर्फ भोजन ही नहीं दिया, बल्कि अपनी बहन और जीजा को राज धर्म का असली अर्थ भी सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि असली शक्ति प्रजा की सेवा में है, उन पर शासन करने में नहीं। सुनैना और सूर्य प्रताप पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने अनन्या के साथ मिलकर अपनी प्रजा की सेवा की। उन्होंने खेतों में काम किया, बीमारों की देखभाल की और पहली बार उन्हें वह आत्मिक शांति मिली जो उन्हें सोने के महलों में कभी नहीं मिली थी। जब अनन्या चंद्रपुर वापस लौटी तो रत्नागिरी की प्रजा ने उसे एक देवी की तरह विदा किया। सुनैना और सूर्य प्रताप ने अपनी प्रजा के दिलों में जगह बना ली और रत्नागिरी के इतिहास के सबसे प्रिय शासक बने। दोनों बहनों का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने यह सीख लिया था कि भाग्य जन्म या विवाह से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे स्वभाव से बनता है। घमंड इंसान को सोने के सिंहासन पर भी अकेला और कंगाल बना देता है, जबकि विनम्रता और सेवा उसे हर दिल का राजा बना देती है।